हेलो स्टूडेंट, कक्षा 11 रसायन विज्ञान तत्वों का वर्गीकरण तथा गुणधर्मों की आवर्तिता। अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो, स्पेशल वीडियो की सीरीज में ये तीसरा वीडियो है अब तक की, और अभी एक दो वीडियो और हैं उसमें आपको वो भी स्पेशल वीडियो हैं। उसमें एक तरह से इस चैप्टर को बूस्ट करने के लिए, एक तरह से इस चैप्टर को बेटर तरीके से अंडरस्टैंडिंग में लाने के लिए हम लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। चलिए आज डिस्कस करते हैं। देखिए, आवर्तिता पे बहुत ज़्यादा बच्चों को समस्या है। मैंने देखा कि ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट से कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं मिस्टेक हो ही जाती है आवर्तिता के केस में। आवर्तिता के केस में जनरली अगर हम बात करें बच्चों, यहाँ पे आवर्तिता के बारे में यदि हम बात करें तो आवर्तिता में क्या क्या इन्वॉल्व है, देखिए कितना इम्पोर्टेंट है। पहला टॉपिक इसमें इन्वॉल्व है परमाणु त्रिज्या। हालांकि वहां पे पहले बताया गया, लेकिन बहुत लोग इसको वीडियो को सही से नहीं देखे हैं, इसलिए वो अभी भी प्रॉब्लम कर रहे हैं। और ये ऐसे टॉपिक है बेटा जो एक दूसरे से लिंक है, ठीक है, एक दूसरे से लिंक है, इसलिए इनको ज्यादा अच्छे से समझ लिया जाए। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये रेडिएशन हो गया, परमाणु त्रिज्या हो गई। दूसरा टॉपिक जो है इसमें वो क्या है, वो है, चलिए हम सबसे पहले देखते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मतलब इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं विद्युत ऋणात्मकता। ठीक है, विद्युत ऋणात्मकता को देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। विद्युत ऋणात्मकता को देखेंगे आज हम। विद्युत ऋणात्मकता, चलिए और थर्ड देख लेते हैं कौन सी प्रॉपर्टी है, फिर हम अपनी डिवाइड कर लेंगे कि पर वीडियो हमें कितना पढ़ना है। और अगली जो प्रॉपर्टी है वो है आयनन एंथैल्पी। क्या है वो, आयनन एंथैल्पी। ठीक है, आयनन एंथैल्पी को हम पढ़ेंगे। इसमें बच्चे बहुत ज्यादा समस्या कर रहे हैं, और क्योंकि वो थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है। ठीक है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी की जो बात कर रहे थे ना, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, तो इसमें हम जरा देखेंगे अभी। अच्छा, फोर्थ वाला अगर हम देखें, जो फोर्थ प्रॉपर्टी है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। मतलब ये हुआ इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी। ठीक, इसमें कुछ बच्चों को, इसमें क्या सभी में ऑलमोस्ट जो है समस्या बनी हुई है। इसलिए मैंने यहाँ पे स्पेशल वीडियो के माध्यम से कि पीरियोडिक टेबल को कैसे याद करें, ठीक है, और कैसे एटॉमिक नंबर जस्टिफाई करें, निकालें, कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें, इस पे हमने लगातार जो है वीडियो बनाए हैं, और वो आप लोगों को जरूर ही देखना है। ठीक है, तो परमाणु त्रिज्या, एक विद्युत ऋणात्मकता, आयनन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी, ये चार इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बेटा। इनको क्या करना है, हमें दो वीडियो में इनको हम कवर कर लेंगे। आज का जो वीडियो है हम इस पर चर्चा करेंगे। आज का जो टॉपिक है जो है वो परमाणु त्रिज्या और विद्युत ऋणात्मकता। आज ये वीडियो यदि आप पूरा देख लेते हैं तो मान के चलिए कि आपसे 99% केस जो विद्युत ऋणात्मकता और परमाणु त्रिज्या के होंगे वो आपसे सवाल नहीं बचने वाला, 100% वो सवाल हो जाएगा। और अगले 2 दिन में हम क्या बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी में बात करेंगे। अगला वाला जो वीडियो होगा स्पेशल वीडियो की सीरीज में, वो आयनन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी पर आधारित होगा। तो चलिए हम लोग अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। परमाणु त्रिज्या, ठीक, परमाणु त्रिज्या। सबसे पहली बात देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करें तो कोई थ्योरी नहीं देखेंगे, कुछ थ्योरी नहीं, सीधे हमको निकालना है क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकालना। थ्योरी आप लोग खूब पढ़ते हैं कि नाभिक से लेकर के बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी क्या होती है, परमाणु त्रिज्या। ठीक है, इसे हम ये मतलब सही नहीं है, सही से मतलब सही तरीके से परमाणु त्रिज्या को ज्ञात करने के लिए हमें जो है सहसंयोजी अणु की त्रिज्या और एक तरह से आयनिक यौगिक की त्रिज्या, तो ठोस की त्रिज्या, मतलब अलग अलग तरह से वैन डर वाल्स त्रिज्या, अलग अलग तरह से आप लोग त्रिज्या पढ़ते थे। उस वीडियो को आप लोगों ने देखा था, लेकिन इस पर आपसे क्वेश्चन नहीं हो पाते। चलिए आज क्वेश्चन के लिए बात करते हैं। सबसे पहली बात कि वो कौन से फैक्टर हैं जो एटॉमिक रेडियस को प्रभावित करते हैं। तो आप यहाँ पर जो अगली हेडिंग होगी वो फैक्टर अफेक्टिंग द रेडियस ऑफ एटम। ठीक है, एटम की रेडियस को प्रभावित करने वाले कौन कौन से वो कारक हैं। नंबर 1, पहला जो कारक है बेटा वो है
नंबर ऑफ सेल। क्या है? नंबर ऑफ सेल, जो सेलों की संख्या होती है वो इसको प्रभावित करती है, पहला फैक्टर है। तो यहाँ पे अगर हम एटॉमिक रेडियस को देखें, एटॉमिक रेडियस को देखें तो यहाँ पे देखिए बेटा क्या होगा, एटॉमिक रेडियस डायरेक्ट डिपेंड करेगी नंबर ऑफ सेल पे। सेल का नंबर यदि बढ़ेगा तो परमाणु त्रिज्या भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। इस पर एक जैसे मान लीजिए क्वेश्चन कर ले, चलिए मैं सारे फैक्टर लिख लूं, फिर उसके बाद में हम तुमको बारी बारी से उससे रिलेटेड क्वेश्चन करवाते हैं। पहला तो फैक्टर ये हो गया। दूसरा फैक्टर क्या होगा? दूसरा फैक्टर होगा आयनन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। दूसरा फैक्टर है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक, इसको देखते हैं ये कैसे प्रभावित करता है। देखिए, जो एटॉमिक रेडियस होती है, जो परमाणु त्रिज्या होती है, एटॉमिक रेडियस जो है बेटा, उसकी अगर हम बात करें तो वो जो है इनवर्सली डिपेंड करता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पे, जेड इफेक्टिव पे। ये जेड क्या है? प्रोटॉनिक चार्ज। और EFF का मतलब क्या है? प्रभावी, मतलब इसको हम हिंदी में लिख सकते हैं प्रभावी नाभिकीय आवेश, प्रभावी नाभिकीय आवेश। ठीक है, प्रभावी नाभिकीय आवेश इसे हम कहेंगे। ठीक, प्रभावी नाभिकीय आवेश कहेंगे। ठीक, ये लीजिए। तो ये अगला फैक्टर हो गया जो कि इम्पोर्टेंट है। ठीक है, किसी के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या 10 है या मान लीजिए 5 है, और किसी के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या 4 है, तो जो 5 वाला होगा परमाणु, जिसमें 5 मतलब नाभिकीय आवेश होगा, प्रोटॉन होगा, वो छोटा होगा और ये क्या होगा, बड़ा होगा। इसका मतलब क्या हुआ? ये जो फॉर्मूला लिखा है यहाँ पे, जेड इफेक्टिव यदि बढ़ेगा, यदि प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ेगा तो जो एटॉमिक रेडियस होगी वो क्या होगी बेटा, घट जाएगी। मतलब परमाणु त्रिज्या जो होगी वो घट जाएगी। क्यों? क्योंकि नाभिक क्या करेगा, बाह्यतम कोश में स्थित इलेक्ट्रॉन को प्रबलता से अपनी ओर खींचेगा, जिससे क्या होगा कि बाहर वाला जो कोश है वो अंदर की ओर श्रिंक करने लगेगा, सिकुड़ने लगेगा। तो पिछले वाले एटम की तुलना में क्या होगा, ये सिकुड़ करके और छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर हमने देखा एटॉमिक रेडियस को बताने के लिए। हम लोग देख रहे हैं रेडियस ऑफ एटम को कितने फैक्टर हैं जो प्रभावित करते हैं। तो एक तो हो गया नंबर ऑफ सेल, सेलों का नंबर यदि बढ़ेगा, कोषों की संख्या बढ़ेगी तो परमाणु त्रिज्या बढ़ेगी। दूसरा फैक्टर हमने देखा है आयनन एंथैल्पी, जो कि व्युत्क्रमानुपाती होता है परमाणु त्रिज्या का। यदि आयनन एंथैल्पी बढ़ेगी, आयनन एंथैल्पी बता रहे, यदि प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ेगा, ठीक है, प्रभावी नाभिकीय आवेश यदि बढ़ेगा तो ऐसे में परमाणु त्रिज्या घट जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के चक्कर में बाउंड्री भी अंदर की ओर खिंचती हुई चली आएगी और इसलिए परमाणु त्रिज्या छोटी हो जाएगी। और चलिए, बस यही दो फैक्टर हैं जो इसको प्रभावित करेंगे एटॉमिक रेडियस को। तो चलिए, इससे रिलेटेड आज जितने क्वेश्चन हो सकते हैं मैं आपको इतने क्वेश्चन कराऊंगा। देखिए जरा, जैसे मान लीजिए कि पहले ग्रुप की बात करते हैं। अरे ग्रुप 1 के एलिमेंट बताओ, ग्रुप 1 के एलिमेंट बताओ। देखो, मैंने पहले बताया, स्पेशल वीडियो में बताया कि पूरा का पूरा अवध सारणी आपको मैंने याद करा दिया है। ठीक है, अब मैं बार बार उन नामों को नहीं दोहराऊंगा, वो नाम आप ही दोहराएं और आप उसको अवध सारणी को याद कर लीजिए। अवध सारणी को आप लोग याद कर लीजिए। बताइए कौन कौन से एलिमेंट हैं उसमें? एलिमेंट है हाइड्रोजन है, चलिए हाइड्रोजन को छोड़ दीजिए, अलग स्थान दिया गया है। लिथियम है, पहले वाले ग्रुप में लिथियम है, और फिर उसके बाद में कौन है? सोडियम है, फिर पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है। हम सीजियम तक बात करेंगे। बताइए, हाइड्रोजन ये फर्स्ट पीरियड का था, लिथियम ये फर्स्ट पीरियड का था, और ये क्या था? ये सेकेंड पीरियड का है। ये जो है एक तरह से बेटा थर्ड पीरियड का है, और ये जो है फोर्थ, ये 5, ये 6। जो आवर्त की संख्या होती है वही कोषों की संख्या होती है, जो आवर्त की संख्या होती है वही कोषों की संख्या होती है। लिथियम में 2 कोष हैं, सोडियम में 3 कोष हैं, पोटेशियम में 4 कोष हैं, रुबिडियम में 5 कोष हैं और सीजियम में 6 कोष हैं। मैंने अभी बताया था आपको कि परमाणु त्रिज्या जो होगी वो नंबर ऑफ सेल पर डायरेक्ट डिपेंड करती है। यदि कोषों की संख्या बढ़ेगी तो परमाणु त्रिज्या भी बढ़ जाएगी। प्यारे बच्चों, आप यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आप देख लीजिए कि जो मैंने ये बताया है आपको, मैंने जो यहाँ पर बताया है, यहाँ पर बताइए लिथियम में कितने कोष हैं? 2 कोष।
सोडियम में कितने कोष हैं? 3 कोष। पोटेशियम में कितने बन गए? 4 कोष। और रुबिडियम में कितने बन गए? 5 कोष बन गए। और यहाँ पे कितने कोष बन गए? 6। यदि कोषों की संख्या बढ़ेगी तो परमाणु त्रिज्या भी बढ़ेगी। कोषों की संख्या बढ़ने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ जाती है। ठीक है, तो आप जो है ये डिसाइड कर लें, आपको ये डिसाइड करना आना चाहिए कि ये कौन से पीरियड का एलिमेंट है, ये कौन से पीरियड का एलिमेंट है। ठीक है, और आप पूरी आवर्त सारणी को याद कर डालिए। तो बताइए यहाँ पर परमाणु त्रिज्या का जो क्रम होगा, लिथियम, लिथियम और उसके बाद में सोडियम और फिर उसके बाद में पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। बताइए सबसे बड़ा कौन होगा, सबसे छोटा कौन होगा? लिथियम सबसे छोटा, उससे बड़ा सोडियम, उससे बड़ा पोटेशियम, उससे बड़ा रुबिडियम, और सबसे बड़ा कौन होगा? सीजियम सबसे बड़ा हो जाएगा। अभी हम ग्रुप में एटॉमिक रेडियस को देख रहे हैं जिसमें पहला फैक्टर इन्वॉल्व होता है, नंबर ऑफ सेल इन्वॉल्व होता है। हम पहले फैक्टर को देख रहे हैं। ठीक है, सीजियम क्या होगा? सबसे बिगर एलिमेंट होगा, सबसे बिगर एटम होगा, और सबसे स्मॉलर जो होगा इस ग्रुप में वो कौन होगा? लिथियम होगा। यही नहीं, मैं अगर दूसरे ग्रुप की अगर बात करूं, बताइए कौन है उसमें? उसमें है बेरिलियम, और फिर है मैग्नीशियम, फिर यहाँ पे तुम्हारा है कैल्शियम, और फिर स्ट्रॉन्शियम, और फिर ये बेरियम, और ये रेडियम। रेडियो एक्टिव एलिमेंट स्टडी में नहीं है, हम इन एलिमेंटों की बात करेंगे। बताइए बेरिलियम जो है ये कौन से पीरियड का एलिमेंट है? अरे भाई बेरिलियम कौन से पीरियड का है? लिथियम वाली कैटेगरी में रखा हुआ है कि नहीं रखा हुआ है? लिथियम के उसके बाद में क्या आता है? उसके बाद में बेरिलियम आता है। तो ये कौन से पीरियड का है? ये सेकेंड पीरियड का है, ये थर्ड पीरियड का, ये थर्ड आवर्त का है, ये ये तीसरे आवर्त का है। और उसके बाद में हाइड्रोजन वाला पहला, बेरिलियम दूसरा, तीसरा, ये क्या हो जाएगा? चौथा, और ये 5वां, छठा और 7वां। हाँ, तो यहां पर बताइए सबसे छोटा कौन होगा? बेरिलियम, इससे बड़ा मैग्नीशियम, क्योंकि यहाँ पे 3 कोष हैं। कैल्शियम ये चौथे कोष का है, चौथे 4 कोष हैं। और फिर स्ट्रॉन्शियम, फिर बेरियम, सबसे बड़ा यहाँ पे कौन हो जाएगा? बेरियम हो जाएगा। आप किसी भी ग्रुप में चलिए, आप फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन, इसमें चलिए आप, तो इसमें सबसे छोटा कौन? फ्लोरीन, उससे बड़ा क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। आपने देखा कि फ्लोरीन जो है ये सेकेंड पीरियड का एलिमेंट, तो इसमें 2 आवर्त है, इसमें 2 कोष हैं। इसमें कितने कोष हैं? 3 कोष हैं क्लोरीन में, ब्रोमीन में 4, आयोडीन में 5। तो कोषों की जब संख्या बढ़ती है बच्चों, तो क्या होता है? परमाणु त्रिज्या बढ़ जाती है। ये हम डाउन द ग्रुप चले, इसको आप मतलब इसको क्या है, ये जैसे नहीं नीचे की ओर चलते हैं, नीचे की ओर, तो नीचे की ओर चलेंगे तो क्या होगा? कोषों की संख्या बढ़ती है, और यदि कोषों की संख्या बढ़ेगी तो परमाणु त्रिज्या भी बढ़ जाएगी। लेकिन एक सुन लीजिए, एक यहाँ पे ऐसा ग्रुप है जिसमें ये ऑर्डर गड़बड़ा जाएगा, और वो कौन है? वो है ग्रुप 13 ग्रुप में अगर बात करें, बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम, ये जो है बेटा ये बड़ा ही डिस्टर्बिंग ऑर्डर इसमें है, इर्रेगुलर ऑर्डर है ग्रुप 13 में। इसको ठीक है, इसको क्या है, सबसे यहाँ पे अगर मैं बनाना चाहूँ बोरान, और फिर यहाँ पे एल्यूमिनियम, ये गैलियम, ये इंडियम और ये थैलियम, इस तरह से है बेटा, लेकिन इसको मैंने इस तरह से बनाया है। बताइए यहाँ पर बोरान कौन से पीरियड का है? दूसरे, तो इसमें 2 कोष है। एल्यूमिनियम थर्ड पीरियड का है, तो इसमें 3 कोष है। आप एनसीईआरटी की पीरियोडिक टेबल खोल के रख लीजिए सामने, क्योंकि इसके बाद फिर मौका नहीं मिलेगा, ये जिंदगी भर यही थोड़ी ना पढ़ना है। और फिर गैलियम में अगर बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4th पीरियड हो जाएगा, और 4th पीरियड का मतलब 4 कोष है इसमें 5 कोष हैं, और इसमें कितने कोष हैं? 6 कोष हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर होना तो ये चाहिए कि बोरान सबसे छोटा हो, उससे बड़ा एल्यूमिनियम हो, उससे बड़ा गैलियम हो, उससे बड़ा इंडियम हो और उससे बड़ा थैलियम हो, लेकिन ऐसा होता नहीं है। होता क्या है यहाँ पे? बोरान सबसे छोटा और एल्यूमिनियम है उससे बड़ा, तो ये हो गया। अब एल्यूमिनियम गैलियम में कंपेयर करें तो एल्यूमिनियम बड़ा, गैलियम छोटा। अब इसका क्या कारण हुआ? गड़बड़ हो गया। यहाँ पे देखिए, एक जो ऑर्डर हम पढ़ रहे थे, एक रेगुलर पैटर्न, जो एक रेगुलर ऑर्डर देख रहे थे, वो गड़बड़ा गया यहाँ पे। तो भाई इसको आप याद रखना, और याद क्या रखना, यहाँ पे अभी मैं रीजन बता दूंगा, कारण बता दूंगा, आप उसको समझ लेना। गैलियम इंडियम में अगर कंपेयर करें तो गैलियम क्या है? छोटा है, इंडियम बड़ा है। और अगर यदि मैं इंडियम और थैलियम की बात करूं तो यहाँ पे इनकी परमाणु त्रिज्या लगभग बराबर हो जाती। भाई ऐसा क्यों हुआ? मैं यदि बोरान और एल्यूमिनियम में अगर बात करूं
तो नंबर ऑफ सेल जो है इसका रीजन होगा नंबर ऑफ सेल। नंबर ऑफ सेल मतलब जो कोषों की संख्या है एल्यूमिनियम में ज्यादा है, इसलिए एल्यूमिनियम बड़ा है, बोरान छोटा है। चलिए यदि मैं एल्यूमिनियम और गैलियम में कंपेयर कराऊं, सबका देखिए अलग अलग रीजन है, मैं फुटकर बता रहा हूं आपको, ठीक है। अगर मैं एल्यूमिनियम और गैलियम में कहूं कि गैलियम छोटा है एल्यूमिनियम बड़ा है, क्या कारण हो सकता है, तो आपका उत्तर होगा कि सर यहाँ पर जो डी कक्षक है D10, वो डी कक्षक पूर्ण रूप से भर चुका है, पूर्ण रूप से भर चुका है। आप देखिए जरा ध्यान दीजिए यहाँ पे, पूर्ण रूप से भर चुका है। और इसके भरने से जो यहाँ पे जेड इफेक्टिव था, जो प्रभावी नाभिकीय आवेश था, वो इतना ज्यादा, भाई देखिए D1, D2, D3, D4, D5, D6 क्या है यहाँ पे लगातार प्रोटॉनिक चार्ज बढ़ रहा है, बट कोषों की संख्या रिमेन कांस्टेंट, कोष की संख्या नहीं बढ़ रही है। यहाँ पर जब D1, D2, D3 हो रहा था तो ये कब होने लगा था, ये उधर स्कैंडियम से शुरू होकर जिंक तक ये चल रहा था प्रोग्राम। अब वहां पर प्रोटॉन लगातार बढ़ते जा रहे थे, लेकिन कोषों की संख्या में कोई वृद्धि नहीं हो पा रही थी, और प्रभावी नाभिकीय आवेश इतना ज्यादा ही प्रभावी हो गया कि जो परमाणु गोल गोल दिखाई पड़ता था वो अब गोल नहीं रहा है, वो अब इस तरह से जो है अंदर की ओर सिकुड़ने लगा है। और इसकी जो एवरेज एटॉमिक रेडियस ये पाई गई, वो पाया गया कि ये एल्यूमिनियम से भी क्या होता है, 1-2 पिकोमीटर, ज्यादा नहीं, 1 से लेकर 2 पिकोमीटर लगभग क्या होता है, ये कम हो जाता है गैलियम। ये इसका रीजन है, आप लोग याद रखना, एनसीईआरटी खोल के आप पढ़ना, उसमें आपको मिलेगा। जब आप पी ब्लॉक पढ़ोगे बोरान परिवार में, वहां पे देख लेना, वहां पे प्रॉपर्टीज में ऐसा दे रखा है। अब चलिए मैं बात करता हूं गैलियम और इंडियम की, मैं बात करता हूं कि क्या कारण है कि गैलियम से इंडियम का एकदम साइज बढ़ गया। भैया यहाँ पे फिर से वही रीजन जो बोरान एल्यूमिनियम में था, नंबर ऑफ सेल यहाँ पे भैया फिर से बढ़ गया। भाई यहाँ पे सेल बढ़े इसलिए यहाँ पे उसकी वजह से हुआ है, कोषों की संख्या बढ़ गई। और इंडियम थैलियम में अगर मैं बात करूं, होना तो ये चाहिए था कि थैलियम बड़ा हो जाता, क्योंकि कोषों की संख्या 6 है और इसमें इंडियम में 5 है, परंतु ऐसा होता नहीं है, वो बराबर हो गया, बजाय बढ़ने के बराबर हो गया। क्या कारण है, क्योंकि यहाँ पर डी फिर से भरा है अगला, और एफ भी भर गया है, वो 14 तक। देखिए 10 और 14 24 इलेक्ट्रॉन बढ़ते रहे, लेकिन कोई परमाणु का आकार नहीं बढ़ा, न कोषों की संख्या बढ़ी, बस प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता रहा। इसलिए टीसी एंड एलसीए, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन एंड ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होता है, थैलियम का जो साइज होता है वो बराबर हो जाता है इंडियम के। आया ना मजा, देखा ना आपने कि क्या आपको एक रेगुलर एक सूत्र दे दिया जाए मैथ की तरह, और क्या आप उस आधार पे क्या क्वेश्चन करते हुए चले जाओगे? नहीं बेटा, फंस जाओगे। ये केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में एक कदम बढ़ाते ही वहां पे एक नया रूल, नया रीजन आ जाता है, इसीलिए अपने आप में थोड़ा सा चैलेंजिंग सब्जेक्ट है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चलिए इसके अलावा आप कहीं किसी भी ग्रुप में जाना, कोई प्रॉब्लम नहीं, ग्रुप में आप चलोगे, डाउन द ग्रुप जाओगे, कोषों की संख्या बढ़ेगी तो परमाणु आकार भी बढ़ जाएगा। परंतु अब हम चलते हैं दूसरी चीज देखते हैं, तो ग्रुप में हमने ये देखा कि प्रभावी नाभिकीय आवेश का कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है सिवाय बोरान परिवार के। बस बोरान परिवार में ही ऐसा कुछ करिश्मा हुआ था जिसने प्रभावी नाभिकीय आवेश में D1 से लेके D10 और D1 से लेके D10 एंड F1 से लेके F14 तक इलेक्ट्रॉन गए, प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ा और परमाणु त्रिज्या को गड़बड़ कर डाला। केवल एक ही जगह पर प्रभावी नाभिकीय आवेश ने मैटर किया है ग्रुप में, नहीं तो ग्रुप में तो केवल नंबर ऑफ सेल देखा जाता है बच्चों, नंबर ऑफ सेल देखा जाता है। लेकिन यदि मैं बात करूं पीरियड की, तो अब कोष मायने नहीं रखेगा, अब मायने रखेगा प्रभावी नाभिकीय आवेश। देखिए जरा, अब हम आवर्त में देखते हैं, अब हम आवर्त में परमाणु त्रिज्या देखते हैं, बहुत जल्दी देखेंगे इसमें आवर्त में। देखिए बेटा, लिथियम है, देन उसके बाद बेरिलियम है, फिर बोरान है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, देन फ्लोरीन है। अब बताइए लिथियम और बेरिलियम में देखिए इसमें एक रेगुलर ऑर्डर है कि आप लेफ्ट टू राइट जाओगे, लेफ्ट से राइट की ओर जाओगे
तो परमाणु त्रिज्या क्या होगी, घटती जाएगी। वो इसलिए घटती जाएगी क्योंकि परमाणु यहाँ पे जो नाभिकीय आवेश है वो बढ़ता जा रहा है। तो अपने आवर्त में बताइए सबसे छोटा कौन, सबसे छोटा है फ्लोरीन, और सबसे बड़ा कौन, सबसे बड़ा है लिथियम। इनमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं। आवर्त में तो आप सीधा मान लीजिए मैंने आपसे कह दिया, चलिए बताइए एल्यूमिनियम है, फास्फोरस है, सल्फर है, बताइए इसमें सबसे बड़ा कौन, सबसे बड़ा कौन, सबसे बड़ा एल्यूमिनियम है, उससे छोटा फास्फोरस, उससे छोटा सल्फर है। मैंने कह दिया सल्फर और क्लोरीन में बताइए सबसे छोटा कौन, अरे भैया क्लोरीन सबसे छोटा है। क्यों, क्योंकि सल्फर 16वें का है, ये 17वें ग्रुप का है और ये सेम पीरियड के एलिमेंट है। और जब लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो परमाणु त्रिज्या घटेगी, घटेगी मतलब क्लोरीन छोटा होगा, सल्फर क्या होगा यहाँ पे बड़ा होगा। अरे कोई भी ले लीजिए, मान लीजिए हमने सोडियम ले लिया, मैग्नीशियम ले लिया, अब बताइए सोडियम मैग्नीशियम में छोटा कौन, अरे भैया मैग्नीशियम छोटा है क्योंकि ये लेफ्ट है और ये राइट में रखा हुआ है। तो लेफ्ट वाला जो होता है ये यहाँ पर क्या होगा, सोडियम जो होगा वो बड़ा होगा। सेम पीरियड के एलिमेंट है कि नहीं है, सेम पीरियड के एलिमेंट है। अच्छा मैग्नीशियम क्या छोटा है, बताइए मैग्नीशियम छोटा क्यों होगा, क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ गया। बताइए फ्लोरीन जो है सबसे छोटा क्यों होगा, क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ गया। बताइए लिथियम सबसे बड़ा क्यों होगा, क्योंकि वहां पे कोषों की संख्या उतनी है, प्रभावी नाभिकीय आवेश अन्य तत्वों की तुलना में कम है। तो कितना इजी है, मतलब एटॉमिक रेडियस इन द पीरियड कोई भी प्रॉब्लम नहीं, आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे साइज घटता ही चला जाएगा। अब कुछ मैं और बात करता हूं, और मैं बात करता हूं इंपॉर्टेंट केस की बात करता हूं, धनायनों की, कैटायनों की परमाणु त्रिज्या के बारे में बात करें। कैटायन एटॉमिक रेडियस की अगर मैं बात करूं, कैटायन एटॉमिक रेडियस की बात करूं मैं, देखिए जरा बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जिस पर जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, मैं अगर इस पे बात करूं एटॉमिक रेडियस नहीं, कैटायन की रेडियस की अगर मैं बात करूं, कैटाइनिक रेडियस की मैं बात करूं अगर, तो उसका जरा यहाँ पे देख लीजिए। कैटाइनिक रेडियस जो होता है, अगर यहाँ पर जो कैटाइन या आयंस की जो रेडियस होती है, अगर धनावेश, या मैं कैटाइन नहीं बल्कि यहाँ पे आयनिक कह दूं, आयनिक रेडियस की मैं यहाँ पे एक ग्रुप बनाए दे रहा हूँ। आयनिक रेडियस जो होती है बेटा वो डिपेंड करती है किस पे, अगर जो पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, बढ़ेगा, अगर पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो एटॉमिक आयनिक रेडियस क्या होगी, घट जाएगी। और यदि डायरेक्ट डिपेंड करती है किस पर डिपेंड करती है, आर निगेटिव पर, आर निगेटिव, ठीक है, और मतलब एक तरह से निगेटिव चार्ज पे कह लो, ठीक है। निगेटिव चार्ज पे क्या होगी, निगेटिव चार्ज पे डायरेक्ट डिपेंड करेगी। निगेटिव चार्ज बढ़ेगा रेडियस भी बढ़ जाएगी, और धनायनिक आवेश बढ़ेगा तो रेडियस, अगर धनायनिक आवेश बढ़ेगा तो रेडियस क्या होगी, घट जाएगी। मतलब ज्यादा पॉजिटिव चार्ज छोटी परमाणु त्रिज्या और ज्यादा ऋणावेश बड़ी परमाणु त्रिज्या। अब बताइए, जैसे मैंने कहा लिथियम प्लस और बेरिलियम +2, ये +2 है, ये +1 है। बताइए इसमें सबसे छोटा कौन, सबसे छोटा इसमें बेरिलियम, और ऑलरेडी यार छोटा था, लिथियम ऑलरेडी बड़ा था, बेरिलियम छोटा था, और ऊपर से लिथियम पर 1 प्लस आया, बेरिलियम पे 2 प्लस आया, इसलिए बेरिलियम क्या है, सबसे छोटा होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्रोटॉनिक चार्ज देखिए ज्यादा है। जैसे मैंने आपसे कहा एल्यूमिनियम +3 है और मैग्नीशियम +2 है, बताइए इसमें छोटा कौन होगा, भैया एल्यूमिनियम सबसे छोटा होगा और मैग्नीशियम बड़ा होगा। क्यों बड़ा होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है धनायनिक आवेश कम है। अच्छा जैसे मैं यहीं पे मैग्नीशियम भी कर देता साथ में, अब बताओ सबसे बड़ा कौन, सबसे बड़ा मैग्नीशियम, उससे बड़ा दो पॉजिटिव चार्ज, उससे सबसे छोटा, सॉरी सबसे बड़ा मैग्नीशियम, उससे छोटा 2 प्लस वाला, और उससे भी छोटा 3 प्लस वाली स्पीसीज, मतलब एल्यूमिनियम +3। बात समझ आ रही कि नहीं। जैसे मैंने कहा ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन, एक पर प्लस है, एक पर ये मतलब कुछ भी नहीं है, कोई आवेश नहीं, और एक पर ऋणावेश है। बताइए इसमें जो है रेडियस का ऑर्डर बताना है तुम्हें, बढ़ता हुआ ऑर्डर बताना है। तो सबसे छोटा कौन होगा, प्लस वाला, उससे बड़ा ये उदासीन, और सबसे बड़ा कौन होगा, माइनस वाला, और इससे भी बड़ा कौन होगा, डबल माइनस वाला। बताइए क्या निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज वाली रेडियस आप बता पाओगे, बिल्कुल बता ले जाएंगे। क्लोरीन माइनस है, ठीक है, पोटेशियम प्लस है। बताइए इसमें जो है, इसमें अगर हम बात करें तो इसमें एक तरह से बड़ा कौन होगा, बड़ा यहाँ पे निगेटिव चार्ज वाला होगा। निगेटिव चार्ज वाला एक तरह से क्या होगा, इसमें बड़ा होगा, ठीक है। निगेटिव चार्ज वाला नहीं, हाँ निगेटिव चार्ज वाला क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। चलिए और मैं बात कर लेता हूँ सल्फर -2, और मैं बात कर लेता हूँ फास्फोरस -3, ठीक है। अब बताइए सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा यहाँ पे कौन हो जाएगा, -3 वाला, क्योंकि ज्यादा माइनस चार्ज है तो ज्यादा बड़ा होगा, ठीक है। बात समझ आ रही कि नहीं, बात समझ आ रही ना। तो इस तरह से जो है ये आयनिक रेडियस होती है। अरे बहुत इजी है, आयनिक रेडियस के लिए बहुत इजी है, ठीक है। धनायनों की परमाणु त्रिज्या अपने जनक परमाणुओं से छोटी होती है,
और ऋणायनों की परमाणु त्रिज्या अपने जनक परमाणुओं से बड़ी होती है। बात समझ में आ रही कि नहीं? ठीक है। जैसे मैं बात करता हूँ आइसोइलेक्ट्रॉनिक चीज ले लूँ एक, जैसे मैंने ले लिया नाइट्रोजन -3, ऑक्सीजन -2, फ्लोरीन -1 और फिर नियान, और फिर मैंने ले लिया सोडियम, और फिर मैंने ले लिया मैग्नीशियम, और फिर मैंने ले लिया एल्यूमिनियम +3, मैग्नीशियम +2 और ये इसमें +1। इसको आप छोड़ ही दीजिए, इसको आप छोड़ ही दीजिए। ठीक है। आप बताइए इसमें परमाणु त्रिज्या सबसे मतलब घटता हुआ क्रम बनाना है, तो घटता हुआ क्रम बनाना है बहुत इजी है। देखिए नाइट्रोजन -3 सबसे बड़ा, उससे छोटा -2, उससे छोटा फ्लोरीन माइनस, उससे इनको आप छोड़ दीजिए, इनको छोड़ दीजिए। इनसे फ्लोरीन माइनस से कौन होगा? फिर सोडियम प्लस, सोडियम प्लस से छोटा कौन होगा? मैग्नीशियम प्लस, और मैग्नीशियम +2 से सबसे छोटा कौन होगा? एल्यूमिनियम +3। मतलब धनायनिक आवेश बढ़ा तो परमाणु त्रिज्या घट गई। तो ये इंपॉर्टेंट बेटा, तो ये तुम्हारी परमाणु त्रिज्या थी। ठीक है, आयनिक त्रिज्या थी मैंने बताई। लेकिन अब मैं अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने जा रहा हूं आपको, अगेन इंपॉर्टेंट। अगला जो पीरियडिसिटी जो दूसरा टॉपिक है, चलिए परमाणु त्रिज्या पे तो और आयनिक त्रिज्या पे हम लोगों ने देख लिया, लेकिन अब हम अगला टॉपिक देखेंगे विद्युत ऋणात्मकता। विद्युत ऋणात्मकता को देखेंगे बेटा, विद्युत ऋणात्मकता। ये तो बहुत ईजी है, ये मतलब पॉलिंग स्केल पे मापी गई थी विद्युत ऋणात्मकता। इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बोलते हैं भाई, ये इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है, राइट। और ये विद्युत ऋणात्मकता को जो है सबसे जो मोर एक्सेप्टेड पैमाना है वो है पॉलिंग स्केल। पॉलिंग स्केल पर जो है इसको मापा जाता है। ठीक है, विद्युत ऋणात्मकता को। विद्युत ऋणात्मकता जो है बेटा याद रखना, इसके लिए मैं फैक्टर लिखता हूं सीधे, क्योंकि वहीं से हमारे सवाल निकलेंगे। फैक्टर अफेक्टिंग क्या? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। किस फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, कि वो कौन से फैक्टर हैं जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को प्रभावित करते हैं। बच्चों याद रखना, यहाँ पर विद्युत ऋणात्मकता की परिभाषा को आप लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। बताइए, यदि आपको याद हो तो आप कहिए हमारे साथ, आप बताइए कि परमाणु त्रिज्या यहाँ पे विद्युत ऋणात्मकता की क्या होगी? इस सहसंयोजी आबंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचने की क्षमता किसी परमाणु के द्वारा ही क्या कहलाती है? उसकी विद्युत ऋणात्मकता। जो ज्यादा विद्युत ऋणी होता है वो सहसंयोजी इलेक्ट्रॉन अपनी ओर ज्यादा खींचता है, इसलिए उसके ऊपर कौन सा आवेश आ जाता है? माइनस आ जाता है, ऋणावेश आ जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। जो इसमें जो फैक्टर है वो पहला फैक्टर है बेटा, पहला फैक्टर है रेडियस। अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की, तो वो जो फैक्टर होता है, अगर रेडियस बढ़ेगी तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी घटेगी। मतलब व्युत्क्रमानुपाती होता है किसका? रेडियस का। किसी भी एटम की अगर रेडियस बढ़ गई है तो जाहिर है उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होगी? घट जाएगी। अगर रेडियस बढ़ती है तो विद्युत ऋणात्मकता क्या होगी? घटेगी। चलिए एक ये फैक्टर हो गया। मैं आपको और दूसरा फैक्टर मैं आपको बताना चाहूंगा। दूसरा फैक्टर यहीं पे देखिए, दूसरा फैक्टर है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के लिए, वो है जेड इफेक्टिव, प्रभावी नाभिकीय आवेश। यदि प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है, यदि प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है तो विद्युत ऋणात्मकता भी बढ़ जाएगी। जैसे कि आवर्त में जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं, बाएं से दाएं जाते हैं, तो लगातार प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है। तो लगातार प्रभावी नाभिकीय आवेश के बढ़ने के साथ साथ क्या होती है? विद्युत ऋणात्मकता भी बढ़ जाती है। तो आप ये डिसाइड कीजिए कि आवर्त सारणी में जो दो तत्व दिए गए हैं जिनकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का ऑर्डर पूछा जा रहा है, उनमें कौन लेफ्ट है कौन राइट है। जो लेफ्ट होगा उसकी विद्युत ऋणात्मकता कम होगी और जो राइट में स्थित होगा उसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होगी। बिना किसी यहाँ अपवाद के विद्युत ऋणात्मकता हम पढ़ते हैं, कोई यहाँ पर अपवाद नहीं। विद्युत ऋणात्मकता हमेशा बाएं से दाएं जाने पर बढ़ती है, क्योंकि लगातार प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है। ठीक है, और दूसरा हमने बताया कि परमाणु जो विद्युत ऋणात्मकता है वो रेडियस से कैसे कोरिलेट करते हैं इसको। यदि परमाणु त्रिज्या बढ़ेगी तो उसकी विद्युत ऋणात्मकता क्या होगी? घट जाएगी। यदि आप ग्रुप में डाउन द ग्रुप जाओगे, यदि आप किसी समूह में ऊपर से नीचे की ओर जाओगे तो विद्युत ऋणात्मकता घटेगी। तो ऐसे में आपको पूरा ग्रुप के सारे एलिमेंट आने चाहिए, तब जो है आप कंपेयर कर ले जाओगे। जैसे यहाँ पे देखिए, अगर मैं बात करूं यहाँ पे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, और अगर मैं इनकी बात करूं तो बताइए इसमें सबसे ज्यादा विद्युत ऋणी कौन होगा? सबसे ज्यादा तो आप देखिए सबसे छोटी एटॉमिक रेडियस किसकी होगी? लिथियम सबसे छोटा होगा अपने ग्रुप में। अगर ग्रुप में सबसे छोटा है तो परमाणु त्रिज्या सबसे
बड़ी होगी। यही तो अभी मैंने पढ़ा था कि यदि रेडियस छोटी होगी, रेडियस यदि घटेगी तो विद्युत ऋणात्मकता क्या होगी, बढ़ेगी। और यदि रेडियस बढ़ेगी तो विद्युत ऋणात्मकता क्या होगी, घटेगी। इसी आधार पे हम कर सकते हैं ये क्वेश्चन कि लिथियम अपने समूह में सबसे छोटा है और सीजियम अपने समूह में सबसे बड़ा है, इसलिए क्या होगा, एटॉमिक रेडियस की अगर बात करें तो अगर साइज सबसे बड़ा है तो इसकी जो एटॉमिक रेडियस सबसे ज्यादा है, तो ऐसे में विद्युत ऋणात्मकता सीजियम की सबसे कम होगी। इसीलिए इलेक्ट्रॉन निकालना भी इससे क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। तो अगर मैं ऑर्डर की बात करूं तो लिथियम की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा, उससे कम सोडियम, उससे कम पोटेशियम और उससे कम रुबिडियम और देन सीजियम। बताइए बात समझ आई कि नहीं। चलिए मैं बोरान की बात करूं, चलिए इसकी ना बात करें, इसकी अभी रुक जाइए, इसमें फिर आएगी प्रॉब्लम, फिर प्रॉब्लम है इसमें। अब मैं बात करता हूं कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, इनकी मैं बात करूं। बताइए जो विद्युत ऋणात्मकता है वो ज्यादा किसकी होगी, कार्बन की ज्यादा, देन सिलिकॉन, देन कौन, जर्मेनियम, इस तरह से आएगी विद्युत ऋणात्मकता। डाउन द ग्रुप जाओगे साइज बढ़ेगा विद्युत ऋणात्मकता घटेगी, तो कार्बन ज्यादा विद्युत ऋणी। अगर मैं बात करूं यही फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, और इसमें अगर हम देखें विद्युत ऋणात्मकता, तो फ्लोरीन सबसे ज्यादा विद्युत ऋणी है, देन क्लोरीन है, देन ब्रोमीन है, और सबसे कम विद्युत ऋणी कौन है, आयोडीन है। देखिए कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे मिल रहे हैं, कितना इंपॉर्टेंट। मतलब आप डाउन द ग्रुप जाओगे परमाणु त्रिज्या बढ़ेगी जरूर, ठीक है, उसको तो बढ़ना ही है। और यदि परमाणु त्रिज्या बढ़ेगी तो विद्युत ऋणात्मकता घट जाएगी, क्योंकि अभी मैंने ये दो फार्मूले आपको बताए कि यदि रेडियस बढ़ती है डाउन द ग्रुप जाने पर तो विद्युत ऋणात्मकता क्या होगी, घटेगी। चलिए, लेकिन एक जो ऐसा ग्रुप है जहां पर एटॉमिक रेडियस ही नहीं, विद्युत ऋणात्मकता ही नहीं, आयनन एंथैल्पी ही नहीं, बल्कि इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी भी जो है डिस्टर्बिंग आर्डर देती है, इर्रेगुलर आर्डर देती है, जरा उनकी भी चर्चा कर लेते हैं। ग्रुप 13 की बात करेंगे, फिर से आप समझ चुके होंगे मैं किसकी बात करने जा रहा हूं। ग्रुप 13 बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। आप लोग याद कर लीजिए, बैंगन, आलू, गाजर, इन थैला, ये तो सिखाया है, ठीक है। अब इसमें मैं बात कर रहा हूं आपसे कि उसकी विद्युत ऋणात्मकता बताइए। सिंपल है, बिल्कुल सिंपल। पहले आप ये बताइए कि इसमें एटॉमिक रेडियस का ऑर्डर क्या है, क्योंकि यदि परमाणु त्रिज्या आपको पता चल गई तो विद्युत ऋणात्मकता भी आपको पता चल जाएगी। बताइए, बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम, इनमें जो है आप अगर वो बात करें कि परमाणु त्रिज्या, तो सबसे छोटी परमाणु त्रिज्या बोरान की, उससे बड़ा एल्यूमिनियम, और एल्यूमिनियम की क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है, गैलियम छोटा हो जाता है, और गैलियम जो होता है छोटा हो जाता है, इंडियम बड़ा हो जाता है। कैसा डिस्टर्बिंग ऑर्डर है, इर्रेगुलर ऑर्डर है, ठीक है। और इंडियम थैलियम लगभग बराबर हो जाता है। तो बताइए सबसे छोटा कौन, जो सबसे छोटा उसकी विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज्यादा। तो अगर मैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का रेट, ये तो यहाँ पे रेडियस का, ये मैंने यहाँ पर बनाया रेडियस का, अब मैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को देखता हूँ, तो बोरान सबसे छोटा है तो इसकी विद्युत ऋणात्मकता क्या होगी, सबसे ज्यादा। अब इससे बड़ा कौन है, एल्यूमिनियम, तो इसकी विद्युत ऋणात्मकता थोड़ी कम हो गई। अच्छा, उसके बाद में बताइए, उसके बाद में एल्यूमिनियम और गैलियम में बताइए। अच्छा, और इंडियम और थैलियम में सारे एलिमेंट लिख लूं, तो बोरान की विद्युत ऋणात्मकता बेटा अगर साइज छोटा है तो विद्युत ऋणात्मकता क्या होगी, बताओ, ज्यादा होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी। अच्छा बताइए, एल्यूमिनियम बड़ा था तो उसकी विद्युत ऋणात्मकता कम हो गई। अब बताइए एल्यूमिनियम गैलियम में छोटा कौन, अरे गैलियम छोटा है टीसी के कारण, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन के कारण, D10 के कारण। तो गैलियम यदि छोटा है तो विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होगी, एल्यूमिनियम की फिर विद्युत ऋणात्मकता रह जाएगी। और गैलियम इंडियम में अगर बात करें तो इंडियम बड़ा है, इंडियम यदि बड़ा है और गैलियम छोटा है तो गैलियम की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा हो जाएगी। आप बोरान परिवार में चले जाना, पी ब्लॉक में, वहां पे टेबल में दे रखा है, सबका पैमाने पे दे रखा है अच्छे से, ठीक, आपको एक्सपेरिमेंटल डेटा भी मिल जाएंगे। इंडियम थैलियम की जो होती है वो विद्युत ऋणात्मकता जैसे परमाणु त्रिज्या समान होती है, वैसे यहाँ पे विद्युत ऋणात्मकता भी समान होती है, कोई दिक्कत नहीं, देख लिया ना। हाँ, अब बहुत इंपॉर्टेंट है, पीरियड में और फिर कहीं जाओ, अब कहीं जाओ, चाहे लिथियम ले लिया, बेरिलियम, ठीक है, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, बताइए परमाणु त्रिज्या का ऑर्डर क्या है, लिथियम सबसे बड़ा, देन बेरिलियम छोटा, उससे छोटा बोरान, उससे छोटा कार्बन, उससे छोटा नाइट्रोजन, उससे छोटा ऑक्सीजन, सबसे छोटा फ्लोरीन। ये तो हो गया रेडियस का ऑर्डर।
अब अच्छा मैंने पलट के पूछ दिया, चलो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का ऑर्डर बताओ, तो वो तो मैंने अभी उल्टा बताया था। हमने क्या कहा था अभी हमने कहा था कि जिसकी परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी उसकी विद्युत ऋणात्मकता सबसे कम। तो बताइए सबसे बड़ा कौन है? लिथियम। तो लिथियम की विद्युत ऋणात्मकता सबसे कम होगी, लिथियम की विद्युत ऋणात्मकता सबसे कम होगी। इससे ज्यादा होगी किसकी विद्युत ऋणात्मकता? बेरिलियम की। इससे ज्यादा बोरान, उससे ज्यादा बोरान हो गया, फिर उससे ज्यादा कार्बन, फिर उससे ज्यादा नाइट्रोजन, और उससे ज्यादा ऑक्सीजन, और सबसे ज्यादा कौन? फ्लोरीन। क्योंकि फ्लोरीन सबसे छोटा है, इसलिए विद्युत ऋणात्मकता इसकी सबसे ज्यादा है। आई थिंक आप लोगों को ये एटॉमिक रेडियस एंड विद्युत ऋणात्मकता दोनों चीजें बहुत समझ में आई होंगी। आपके पास जो भी बुक अवेलेबल हो, जो भी रसायन विज्ञान की बुक अवेलेबल हो, आप उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एटॉमिक रेडियस, आयनिक रेडियस एंड इलेक्ट्रोनिगेटिविटी से जरूर लगा डालिए, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन नहीं लगाएंगे तब तक थ्योरी पढ़ने से कुछ नहीं होता। थ्योरी के लिए चाहे आप एक बुक पढ़ो, चाहे 10 बुकें पढ़ डालो, कुछ नहीं होने वाला। आप जब तक क्वेश्चन नहीं लगाएंगे, जब तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं लगाएंगे, तब तक कल्याण होने वाला नहीं है। आप क्वेश्चन लगाइए, थ्योरी अपने आप याद हो जाएगी। आपका क्वेश्चन लगना चाहिए। जिस दिन आपसे क्वेश्चन लगने लगेंगे, समझ लेना आपको उसी दिन से रसायन विज्ञान आने लगे। और आप लोग इस वीडियो को कम से कम जो है 2 बार जरूर इसको प्ले करके 2 बार इसको रिपीट करें, तुरंत रिपीट करें, और इसको जो है अपनी कॉपी पे नोट भी कर लें, और लगातार इसको देखते भी हैं, क्योंकि ये यही नहीं खत्म होने वाला। ये अब तो शुरुआत हुआ है एक तरह से। इंटर तक ही नहीं बल्कि आगे तक जो है तुमको ये लगातार मिलता रहेगा। ये चीजें लगातार आपको जो है आती रहेंगी, वहां पर पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इनको छोड़ा नहीं जा सकता, इनको छोड़ा नहीं जा सकता। धन्यवाद बेटा।